कर्नाटक रे किए गढ़ सरकार ए परिप्रेक्षी जो आम कर्नाटक गली कंदी बुलुचु एवं कर्नाटक राजनीति जो भाव राजनीतिक परिवेश हुलस्थुल अच्छी एवं सारा देश में दुईटी परिचित चेहरा आम साथी अच्छा से माने हिंदी रे कथा आम सहित जो पंकज श्रीवास्तव आप जानी बहुत पॉपुलर चेहरा एवं मोहित शर्मा दोनों है हमारे साथ। हम उनके साथ बात करेंगे। पंकज जी पहले आपको स्वागत करते हैं। मोहित जी आपको भी स्वागत करते हैं। जैसे कि आप हर स्टेट घूमते हैं, अभी जो कर्नाटक में है, कर्नाटक में आप कैसे देखते हैं ये इलेक्शन को, कैसे देखते हैं? देखिए, कर्नाटक में साफ साफ बीजेपी को संदेश जा चुका है। बीजेपी 10 तारीख को जा रही है अपना बोरिया बिस्तर बांध कर, क्योंकि कर्नाटक में जो 40% कमीशन की सरकार है और उसका जो वीडियो भी आपने देखा होगा, कर्नाटक में कुछ भी काम के लिए डायरेक्ट सरकार में जो लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको कमीशन देना पड़ता है। कर्नाटक का जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया, उल्टा इन्होंने जो विनाश करने का काम किया है। और प्रदेश में जो सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण था, अमन भाईचारा था, उस सबको ख़त्म जिस तरीके से किया गया, उस सब के खिलाफ इस बार कर्नाटक की जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े दलित सब, हम सब भाई भाई मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है। चुनाव इस बार जनता लड़ रही है। इस बार ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं लड़ रही है। तो निश्चित तौर पर इस बार लहर भी है, ललकार भी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग झोला उठाकर फरार भी होंगे। आप नतीजा आने का इंतजार कीजिए, चूँकि कर्नाटक पूछ रही है कि कर्नाटक में युवाओं को रोजगार क्यों नहीं, कर्नाटक की जो समस्याएं हैं उस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं। कर्नाटक देश में एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में सब कुछ है उसके पास, उसके बावजूद जो ये डबल इंजन की बात कह रहे हैं ना, दोनों इंजन फेल है और दोनों इंजन एक दूसरे के बोझ तरह इस तरीके से लदा हुआ है। उस इंजनों के जो आपस में जो बीच का कड़ी है, जो उसमें जो भ्रष्टाचार है, जो उनके तमाम दोनों इंजन के लोग मिलकर जो लूट रहे हैं प्रदेश को भी और देश को भी, उससे कर्नाटक की जनता निजात चाहती है। और निश्चित तौर पर कर्नाटक बदलाव के मूड में है। बदलाव का ऐसा बिहार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भी दिखाई नहीं देगी। ओके, मोहित जी आपको क्या लग रहा है अभी कर्नाटक में जैसे चुनाव चल रही है, आप तो घूम रहे हैं, हम भी बहुत सारे जिला घूम चुके हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी या कांग्रेस की बनेगी? कैसे बन सकती है सरकार, मैं आपसे पूछता हूँ। आज देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे कोई चर्चा नहीं हो रही है इस देश के अंदर। आप ये सोचिए, लोग जो है वो वोट डालते हैं एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर, क्योंकि विदाउट एजुकेशन नॉट फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। एजुकेशन इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता आपकी एजुकेशन है। अगर बच्चों के पास में एजुकेशन नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, मंदिर और मस्जिद लोगों को खाने को नहीं दे सकते, मंदिर और मस्जिद लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। लोगों को रोजगार मिलेगा शिक्षा के जरिए, लोगों को रोजगार मिलेगा जब कंपनियां बनेंगी। देश की सरकार आज जिस तरीके से करप्शन कर रही है, घोटाले कर रही है, कॉर्पोरेटर्स लगातार सुसाइड कर रहे हैं। आप कर्नाटका में खड़े हैं तो कर्नाटका में आप देखिए 4 से 5 जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो सुसाइड कर चुके हैं अब तक। उनका जो पैसा है वो गवर्नमेंट से नहीं मिला है। और आप ये सोचिए, ईश्वरप्पा के ऊपर भी लगातार आरोप लगते रहे हैं करप्शन के। दूसरी बात यह है कि हमें शर्म आती है कि हमने किन्हीं नेताओं को चुना है या मंदिर मस्जिद के मौलानाओं को या पंडितों को चुना है। ये लोग चर्चा करते हैं मंदिर और मस्जिद पे, कोई कहता है मेरे को अजान से सर में दर्द है, कोई कह रहा है मंदिर की आरती से सर में दर्द है। भाई आप मौलाना या पंडित हो या नेता हो, नेताओं का काम होता है जो बेसिकली जो लोगों के लोकल इश्यूज हैं, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, आप उन पर चर्चा करते ही नहीं है। आज इस देश की इकोनॉमी की क्या हालत है, देश की जीडीपी आप देख लीजिए किस तरीके से देश की जीडीपी डे बाय डे गिरती जा रही है, लेकिन सरकार उस पर चर्चा नहीं कर रही है। सरकार कभी देश के किसानों को सड़कों पर बिठाती है, कभी देश के जवान शहीद होते हैं, कभी देश के नौजवानों को लाठियों डंडे से मारा जाता है। इस देश के अंदर शिक्षा कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है और शिक्षा के नाम पर ही कर्नाटक का चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो सब आप बोल रहे हैं, 5 साल हो गया, 9 साल हो गया भाजपा का सरकार है। मुझे एक बात बताइए, सरकार कैसे कांग्रेस की बनेगी इधर? देखिए, सरकार कांग्रेस की कैसे बनेगी, वो ऐसे ही बनेगी कि लोग जब बीजेपी के अगेंस्ट वोट देंगे, क्योंकि आज लोग बीजेपी को वोट देना पसंद नहीं करते। बीजेपी को वोट क्यों देंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो खुद तड़ी पार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने चाय बेच के देश को चलाया। भाई इस देश को चाय बेचने वालों की, या फिर जो कहते हैं मैंने भीख मांगी है, चाय बेचने वाले एक अलग जगह, भीख मांगने वाली जो आप बात कहते हैं, इस देश को आज जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की। हमें पार्लियामेंट बनानी है ब्रिटेन की पार्लियामेंट,
हमें वो वाली पार्लियामेंट नहीं चाहिए कि जिसमें अंदर आप लोग चले गए भाई जैसे मर्जी पहनकर। ब्रिटेन की पार्लियामेंट चाहिए जिसमें डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, एडवोकेट्स हो, जो इस देश की इकोनॉमी के ऊपर, इस देश के डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करें। आप अनपढ़ जाहिल गवार लोगों को भेजते रहेंगे तो मंदिर और मस्जिदों पर ही चर्चा करेंगे। भाई आज की डेट में हमारे पास में राइट टू स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम हमारा फंडामेंटल राइट है। आप लोग फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। पंकज जी, दोनों के लिए ये सवाल है, जैसे कि आप जानते हैं कि 2019 से पहले पुलवामा का जो घटना हुआ जी, उसके हिसाब से सारा देश में जैसे कि माहौल बन गया जी। अभी भी यहाँ कर्नाटक में इलेक्शन चल रहा है और वहाँ दांतेवाड़ा में जवान शहीद हो गए जी। इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? मतलब इसका असर कुछ पुलवामा की घटना में आपको नहीं पता है? हम लोगों ने 2019 में कहा था कि ये आरडीएक्स कहाँ से आए। प्रधानमंत्री का बयान था कि प्रधानमंत्री कहते थे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री को कि केंद्र में बैठी हुई सरकार निकम्मी है, हथियार कहाँ से आते हैं? प्रधानमंत्री जी बताइए, आपका बयान आपको निकम्मा बनाता है। मैं आक्षेप नहीं करता क्योंकि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पद है। प्रधानमंत्री ने खुद अपमानजनक बातें कही हैं। प्रधानमंत्री जी को सत्यपाल मलिक के बातों से जो पुलवामा घटना पर संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित तौर पर ये हथियार कहाँ से आते हैं, आरडीएक्स कहाँ से आता है, ये जिलेटिन कहाँ से आता है? ये तो बहुत सारा क्वेश्चन है अभी भी, मतलब इसको लेकर गवर्नमेंट ने कुछ रिएक्शन नहीं करा। क्वेश्चंस नहीं है सर, सुन लीजिए। नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ रिएक्शन नहीं करा। गवर्नमेंट का रिएक्शन सुन लीजिए ना। आप पत्रकारों का भी रिएक्शन नहीं है। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, क्या संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? लेना चाहिए। आप एक बात बताओ, सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था और सैटेलाइट फुटेज सेकंड की सुई बता देती है, तो क्या वो नहीं बता रही है कि वो आरडीएक्स किसका है? और प्रधानमंत्री राज्यपाल को कह रहे हैं, अपने ही पार्टी के वरीय नेता सत्यपाल मलिक को कहते हैं अभी चुप रहो। क्या चुनाव जरूरी है? क्या मां भारती के लाल जो शहीद हुए उस घटना पर प्रकाश डालना जरूरी नहीं है? प्रधानमंत्री अडानी पर नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जब अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जाता है तब नहीं बोलते हैं। अडानी द्वारा जब कोल स्कैम किया जाता है तो नहीं। इसका मतलब समझ लीजिए, सिर्फ कर्नाटक में ही स्कैम नहीं है, ये पूरे केंद्र तक है। आपने पुलवामा की घटना की अगर बेसिकली बात करी तो आज हमें बड़ी शर्म आती है। जिस देश के अंदर लाखों करोड़ों रुपए में क्रिकेटर खरीदे जाते हैं, जिस देश के अंदर लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है प्रधानमंत्री की विदेश की यात्रा पर, उस देश के अंदर सरहद की हिफाजत करने वाले जवानों के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कराया जा सकता था? आप बताइए ना। जो व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में डालकर सरहद की हिफाजत करता है, -10 डिग्री टेम्परेचर, 15 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा रहता है, 48 डिग्री टेम्परेचर में बाड़मेर के रेगिस्तान में खड़ा रहता है सिर्फ आपकी और हमारी हिफाजत के लिए, क्या उसके लिए हेलीकॉप्टर सरकार मुहैया नहीं करा सकती? ऐसी सरकार के ऊपर हमें शर्म आती है कि हमने ऐसी सरकार को सत्यपाल मलिक की इस बात बोलने के बाद भी भाजपा बोल रहा है ये सब झूठ बोल रहे हैं। भाई भाजपा वाले, मैं बताता रहा हूँ, सभी झूठ बोल रहे हैं। भाजपा वाले सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, बाकी सारे लोग तो झूठे हैं ना। भाजपा ही सच है एकमात्र। एक बात आप मुझे बताइए, जैसी सत्यपाल मलिक बयान देते हैं उसी के बाद सीबीआई ईडी वापस से शुरू हो जाता है। भाई सीबीआई ईडी क्यों लगाते हैं आप? जो इनकी खिलाफत करे उसके पीछे सीबीआई ईडी, इनकम टैक्स, IT, IR सब लगा देते हैं आप बिहार में देख लीजिए, तेजस्वी यादव के पीछे लगा दी, इधर राहुल गांधी के पीछे लगा दी। भाई आप कर क्या रहे हैं? आपने देश की डेमोक्रेसी की, देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। आज पूरा देश परेशान है। कहीं ना कहीं वो परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन चाहता है करप्शन से, परिवर्तन चाहता है जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो दरार पैदा हुई है उसको समाप्त करना चाहता है। भाई हम लोगों की इकोनॉमी को कैसे डेवलप होती है? इकोनॉमी डेवलप होती है ऐसे, जो विदेश के अंदर जो हमारे भाई रह रहे हैं वो विदेश में पैसा कमाते हैं गल्फ कंट्रीज में, और वो पैसा जब इंडिया में आता है तो हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो ऊपर आती है। और आप यहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो हमारे भाइयों के ऊपर क्या बीती आप सोचकर देखिए ना। आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। जो काम अंग्रेजों ने किया डिवाइड एंड रूल की, सेम टू सेम पॉलिसी आज आप अपना रहे हैं। आपने और अंग्रेजों में सिर्फ इतना सा अंतर था कि वो गोरे थे और आप काले हैं, बस इतना सा अंतर है। आप लोग बहुत बिजी है, आप भी कहीं जाने के लिए तैयारियां करें। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप क्या सोच रहे हैं किस आधार पर कांग्रेस यहाँ मतलब जीत सकता है? कौन सा मुद्दा को लेकर? एक बात आप मुझे बताइए, सबसे बेसिकली जो इशू है वो तो ये है कि कॉर्पोरेटर्स जो सुसाइड कर रहे हैं। आप यहाँ पर करप्शन सबसे बड़ा इशू है, रोड की समस्या सबसे बड़ा इशू है। रोड में जो करप्शन में जो पैसा खाया जा रहा है वो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा इशू है। एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन, लोग कहाँ से पढ़ने के लिए बेंगलोर आते हैं। महाराष्ट्र के बाद अगर सेकंड नंबर किसी का आता है तो बेंगलोर का आता है। एजुकेशन की आप देखिए, एजुकेशन की पॉलिसी की आज क्या हालात है, ठीक है ना। लोग उड़ीसा तक से यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो आप सोचिए जब स्थिति इतनी खराब होगी, एजुकेशन के अंदर इस प्रकार की स्थिति लोगों को झेलनी पड़ेगी तो भाजपा कैसे जीतेगी? आज बीजेपी को यहाँ पर हारना पड़ेगा और हराएगी कर्नाटक की जनता। कोई नाटक यहाँ चलने वाला नहीं है, यहाँ पर भाजपा हारने वाली है। उड़ीसा के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं। आज उड़ीसा के अंदर आप एक बात आप मुझे बताइए, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन होता है,
वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में जब ममता जी जीतती हैं तो ममता जी के पीछे आप देखते हैं कैसे लग जाती है सीबीआई, ईडी, अमित शाह की लैंग्वेज, अमित शाह जी की लैंग्वेज कैसी है? एक होम मिनिस्टर की लैंग्वेज ये होनी चाहिए या प्रधानमंत्री की लैंग्वेज होनी चाहिए? प्रधानमंत्री कभी किसी को सुपर्णखा कह देते हैं, प्रधानमंत्री कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देते हैं। आप एक सम्मानित पद पे बैठे हैं, एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पे बैठे हैं, आप उसका सम्मान करिए, उसकी गरिमा का उसका पालन करिए, लेकिन आप जो आपके मन में आता है बोलते चले जाते हैं आप। नहीं, तो नवीन ये पटनायक ऐसे के सरकार नहीं के बारे चाहिए में क्या लोगों आपका ख्याल है? नवीन पटनायक सरकार के बारे में अच्छा हुआ है, चलिए वो बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं, जो चीज़ अच्छा हुआ उसके लिए अप्रिशिएट भी किया जाएगा। लेकिन आप एजुकेशन का सिस्टम देख लीजिए, आप घूम लीजिए कर्नाटका, अगर आपको ये समझे कि कई लाख लोग मिल जाएंगे, कई हजार स्टूडेंट्स मिल मुझे जाएंगे। एक बात बताइए, आप जैसे जानते हैं कि उड़ीसा में पिछले 20 साल से नवीन पटनायक का गवर्नमेंट है और वहाँ बीजेपी जितना कोशिश कर रहा है वहाँ पाव दबा नहीं पा रहा है। इसको आप लग रहा है कि नवीन पटनायक जैसा क्लीन इमेज भाजपा को अच्छे मैं से आपसे क्या कह रहा हूँ सर, आज उड़ीसा की जो स्थिति है, जो नवीन पटनायक ने जो स्टैब्लिश की है, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। नवीन पटनायक, आप ये सोचिए, वो एकदम क्लीन साफ छवि के आदमी है, वरना उनके पीछे भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा देते। जो डेवलपमेंट उड़ीसा में हुआ है, भाजपा उसको खत्म करना चाहती है। बेसिकली जो फंडिंग की प्रॉब्लम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड नहीं करा रही है। इसी के कारण से उड़ीसा के लोगों को पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, वरना हेल्थ सिस्टम नवीन पटनायक ने बेस्ट नहीं किया। आप देखिए उड़ीसा के अंदर लोग, वेस्ट बंगाल से मैं आपको बताता हूँ, वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं, जो गांव ग्राम के जो लोग हैं, जो जलपाईगुड़ी में रहते हैं, मुर्शिदाबाद रहते हैं, नंदीग्राम रहते हैं, रुसरा रहते हैं, वो लोग आते हैं अपने इलाज के लिए उड़ीसा आते हैं, क्योंकि आज उड़ीसा का हेल्थ सिस्टम बेस्ट हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनको बजट नहीं दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट कहाँ दे रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है कि नवीन पटनायक के ऊपर कैसे भी केस करके नवीन पटनायक को बंद कर दे अंदर। लेकिन नवीन पटनायक जो कि एक साफ छवि के व्यक्ति हैं, वो सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं उड़ीसा के, वो उनके ऊपर आरोप ढूंढ रही है, लेकिन कोई आरोप मिल नहीं रहा है। तो ये तो चाहते हैं कि उड़ीसा को भी ध्वस्त कर दिया जाए। जैसे आज उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है, बहन बेटियां सड़क पे नहीं निकल सकती, लेकिन आप उड़ीसा में जाइए, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। कलकत्ता चले जाइए, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन आप ये देखिए ना क्या हो रहा है यहाँ पर, कभी हिजाब का विवाद, कभी हिंदू मुसलमान का विवाद। ये देश के लोगों को नहीं चाहिए सर। ठीक है, ओके, आप पंकज जी, सारा एक देश घूमते हैं, कभी आइए पूरी जगन्नाथ ठीक है, धाम आइए, ठीक है। घूम के जाएंगे। बिल्कुल, मैं पूरी एक जगन्नाथ सवाल धाम पंकज जी जरूर आपसे। आऊंगा और जरूर वहाँ कि पर। कर्नाटक में जो मुद्दा है अभी, देखिए वो नंदिनी को लेके मुद्दा है, पुष्पा को लेके मुद्दा है, अजीब को लेके मुद्दा है, और धर्म को लेके मुद्दा है, जाति को लेके मुद्दा है। ये सब मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि अभी कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सरकार में आ जाएगी और जेडीएस के साथ, तो करप्शन बढ़ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो डबल इंजन का यहाँ पे विकास होगा। पहले से जो उपा सरकार थी वहाँ पे 92,000 करोड़ बजट होती थी, अभी 2 लाख करोड़ बजट होती है। हो गया? और कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें। नंदिनी और अमूल के बीच की बात आपने कहा। नंदिनी यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है, सारे किसान भाइयों का सहयोग से जो नंदिनी कोऑपरेटिव के द्वारा जो प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, क्या आप चाहते हैं कि भारत में पाकिस्तान का सामान बिके? तो जब कर्नाटक का प्रोडक्ट कर्नाटक में बिकेगा, कर्नाटक के किसान के हाथ मजबूत होंगे, उनका घर मजबूत होगा, तो इसमें परेशानी क्या है? भाजपा परेशान क्यों है? बता दो आप। रह गई बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार, बीजेपी का नाम भ्रष्टाचारी जनता पार्टी होना चाहिए। जितने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में जाते ही भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफ़ेदी, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, इधर से पाक साफ निकलो। ये द्रपा बंधु का क्या है? आप तो उड़ीसा से आते हैं, आप बताओ ना, शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे तो कितना शारदा नारदा स्टिंग ऑपरेशन, नोटों का बंडल लेते हुए दिखाया गया था। वो सीबीआई ईडी भूल गई, वो इनकम टैक्स भूल गई, अब वो पाक साफ हो गए। जो हेमंत बिश्व शर्मा पर आरोप लगा, उसका क्या हुआ? शारदा नारदा की बात आप बात करो ना, आप नहीं करते। आप देखो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आपको सवाल पूछना चाहिए। देखिए इसमें कितना भ्रष्टाचार है। वहाँ पे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अभी भारतीय जनता पार्टी की, बैजयंत पंडा है, वो बीजू जनता दल के एमपी थे, तो वो बीजेडी छोड़ दिया, बीजेडी उनको निकाल दिया, वो करप्शन में थे, तो अभी वो बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मैं यही तो कह सब रहा हूँ। करप्शन बंद हो गया, उनके ऊपर जो चार्ज था सब बंद हो कह गया। रहा हूँ कि सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी, अगर दूसरे दल के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ झुंझुना है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? चोर मचाए शोर। वो खुद ही शोर मचाती है और खुद ही चोर है। ये देश की जनता को समझ में आ गया। जिन तेलुगु देशम के तमाम 5 नेताओं पर आरोप लगाते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में है।
कोई चर्चा नहीं होती। बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 कैसे है? कश्मीरी पंडितों को वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? हिंदुओं पर अत्याचार की इतनी पराकाष्ठा है, अगर आपको समझना है 85 सांसद रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मुंह पर ढकेल दिया। आज उनको 12 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जोशीमठ पर क्या है आप नहीं बता रहे। आप जब बताओ, क्यों आपको क्यों लगता है कि कर्नाटक की जनता इस बार कांग्रेस को चूज करेंगे? देखिए टूट गई विकास की डोर, चलो आओ लौट चलें कांग्रेस की ओर। समझिए, ये तो नारा है। नारा नहीं है, लोगों ने अपने आप को महसूस किया। जिस तरीके से जिस आदमी के पास में 2012, 13, 14 में हर समस्याओं का समाधान होता था, आज वो भारत के लिए खुद सरदर्द बना हुआ है। तो यही चीज़ें हैं लोगों को समझने की, बूझने की। जब तक आप देखेंगे नहीं, देश ने परखा है। देखिए इस रोड में कितने भ्रष्टाचार हैं, अगर ये ईमानदारी से बना दिए जाएं 5 साल सड़क नहीं टूट सकते हैं। तो यहाँ तो 40% पहले ही आपने निकाल लिया, 18% GST लगा दी, कितना हो गया 58। अब बताइए कि क्या परसेंट का मटेरियल लगेगा और कितने परसेंट मजदूर को दिया जाएगा, कितने परसेंट ठेकेदार बचाएगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 40% की पीसी की सरकार अभी 40 सीट में ही रहेगी। 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 से नीचे ही रहेगी, सुपरा साफ हो जाएगा। लोगों ने देखा टूटा खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी। 400 रुपये का सिलेंडर पर ये भाजपा वाले हाई तोबा मचाते थे, 1100 के सिलेंडर पर चुप हैं। तो ये तमाम चीज़ें जनता देख रही है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, हर सांसद को 5 गाँव आदर्श बनाना था, महंगाई कम करनी थी, बेरोजगारी कम करनी थी। इन्होंने तो बेरोजगारी बढ़ा दी। कोरोना काल में एक बात बताओ, अडानी की प्रॉपर्टी में इजाफा हो रहा, पूरा देश कंगाल हो गया, अडानी माना माल हो गया, चूँकि वो प्रधानमंत्री का दोस्त है। हमारे आपके यहाँ 52 ग्राम रिया चक्रवर्ती के यहाँ गांजा मिला तो पूरा नागिन डांस हो रहा था। अडानी के ऊपर पर 30-30 हज़ार टन ड्रग्स पकड़े गए, कोई नागिन डांस नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। कोल स्कैम है अडानी का। सवाल है कि देश को बचाना है, देश बचाने की कवायद थी। गोरे अंग्रेजों का नारा था फूट डालो देश को लूट डालो, इनका नारा है फूट डालो देश को लूट डालो, बेगर सजा के छूट डालो। तो ये देश देख रहा है कि अंग्रेज के नीतियों पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी का। पंकज जी, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। सारा देश आप घूमते हैं, देश के बारे में जानते हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी का सरकार है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नवीन पटनायक जी सरकार को हटा के वो सरकार करे। आपको क्या लगता है उड़ीसा के बारे में? नवीन पटनायक जी 23 साल हो गया सीएम मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ये दूसरे को कहते हैं। सारे आरोपी भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बगैर आपने सुना होगा 2 ध्वज 2 निशान की बात हो रही थी, 1 ध्वज 1 निशान की बात हो रही थी। 2 ध्वज 2 निशान की गोद में बैठकर महबूबा जी के साथ सरकार बनाए। जब सरकार से हट गए, सरकार में है तो बहन जी, नहीं तो भाई तू कौन। फारूक अब्दुल्ला जी मंत्री रहे, ममता बनर्जी जी के साथ सरकार में रहे, नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में रहे। बगैर गठबंधन की तो इनकी सरकार ही नहीं बन सकती। और ये किस मुंह से बोलते हैं? ये लोग बेशर्म लोग हैं, ये कुछ भी बोल जाते हैं और इनके बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता। नहीं, नवीन पटनायक की छवि की आपको कैसे देखते हैं? देखिए छवि तो बीजू पटनायक से लेकर नवीन पटनायक तक की छवि को देश ने सराहा है और उनके मॉडल को अपनाने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज श्रीवास्तव, मोहित शर्मा आम सहित आलोचना करते दर्शक बंधु जो मैंने देशर राजनीति को भल भाव देखुंत और विभिन्न प्रसंग से माने तांकर मत दौरान आम आलोचना करते। सुधांशु बाबू आलोचना सामिल थे। कि दर्शक बंधु आम लगातार समय धरिक कही रखुचु कर्नाटक विभिन्न अपडेट आम आपको लगातार समय धरिक देवु। और नेता कौन कहते, जनता कौन कहते से बाबद में आलोचना हम।